जो मुझे मिला है पत्थर, वो अभी तक उसमें कुछ ऐसे अनयूजुअल कंपोजिशंस मिले हैं जो अभी तक इंडिया में अभी तक वैसा रॉक टाइप नहीं मिला है। और वो ये जो मैं उस जिस तरह का मुझे मिला है वो साकिना रिवर है, जिसको साकेनाइट्स रॉक के नाम से जानते हैं, मेडागास्कर में मिला है। जैसे हम इस समय हिमालय जो देख रहे हैं, पहले हिमालय वहाँ नहीं था, पहले वहाँ पे सी था, मतलब समुद्र था। फेलोशिप से मिलने का हमको ये बेनिफिट 2 लाख हमको कॉन्टीजेंसी मिलती है पर एनम, और हमको 70 से 80 हज़ार रुपया पर मंथ मिलेगा, जिसका हम पूरे अपने रिसर्च कार्य के शोध की गुणवत्तापूर्ण बढ़ाने का कार्य हम लोग करेंगे। तो ये स्कॉलरशिप पाने का तरीका क्या है? लेटरल एंट्री होती है, एक डायरेक्ट एंट्री होती है। पहले इंडियन कॉन्टिनेंट था, इंडियन कॉन्टिनेंट पहले चाइना कॉन्टिनेंट से इसको यूरेशियन कॉन्टिनेंट बोलते हैं, उससे टकराने के बाद क्या वहाँ पे एक बेसिन बना। पीएचडी कोर्स वर्क में 8.5 CGPA से ऊपर जिसका रहेगा वही अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे, जैसे प्रोफेसर हूँ मैं आपको रिकमेंड किया तभी मिलेगा कि किसी को भी मिल जाता है? नहीं। ठीक है दोस्तों, हमारे कैमरामैन बोल रहे हैं कि हमें एक इंट्रो देना चाहिए, वो भी बढ़िया इंट्रो देना चाहिए। तो बढ़िया इंट्रो के साथ आपका स्वागत है। मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सीख रहे हैं, पत्रकारिता भी करते हैं और आज आए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जियोलॉजी और जियो फिजिक्स डिपार्टमेंट है, और भी ढेर सारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन इस डिपार्टमेंट में एक चीज़ खास निकल के आई है, PM फेलोशिप योजना। तो हमें लगता है कि इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि मास्टर्स करके जो भी स्टूडेंट अगर बढ़िया से पढ़ाई करना चाहता है, एक बढ़िया उसको धनराशि मिलेगी और उसको बढ़िया योगदान देना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे इस स्कॉलरशिप को पाया जा सकता है, आगे क्या खास होने वाला है। तो भैया बढ़िया ये इंट्रो था। बिल्कुल बहुत ही खराब था, मैं समझ रहा हूँ, अभी सीख रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार है। और भैया आपका नाम? राजीव कुमार पांडे। और सर आपका? प्रवीण कुमार कनौजिया। तो आप लोग नवाजे गए हैं PM फेलोशिप योजना के तहत, तो क्या बोल करके आप लोगों को ये दिया गया है कि क्या जिम्मेदारी बढ़ने वाली है जीवन में? अब जिम्मेदारी यही बढ़ गई है कि मतलब जो भी हम लोग रिसर्च करते थे, फंडिंग का प्रॉब्लम होता था, हम लोग के पास पैसा की कमी पड़ती थी। हाँ, कि कोई हम लोग को कोई भी सैंपल है उसको एनालिसिस करना है, बाहर भेजना है, विदेशों में भेजना है, तो उसमें लाखों रुपये का खर्च आता था। उस खर्च को हम लोग गरीब परिवार से हैं, फेलोशिप की कमी है, अफोर्डेबल नहीं है, इसलिए ये हम लोग आया फेलोशिप। मुझे हम लोग रिसर्च ज्वाइन किया, जानकारी हुआ कि फेलोशिप या PM फेलोशिप है, जिसके मदद से हम लोग को रिसर्च करने के लिए कुछ अनुदान मिलेगा, जिससे हम लोग अपना काम अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे क्वालिटी का रिसर्च पेपर हम लोग पब्लिश कर सकते हैं। अच्छा भैया, अच्छी क्वालिटी के रिसर्च पेपर हम लोग उस समय क्यों नहीं पब्लिश कर सकते जब हमारे पास PM फेलोशिप योजना के तहत अगर हम नहीं खड़े हो रहे हैं? क्या हमारे पास इतने कम इक्विपमेंट्स हैं, साधन बहुत कम है BHU में? देखिए, साधन की तो बात ऐसा नहीं है। BHU में बहुत सारे, महामना की कृपा से बहुत सारी चीज़ें BHU में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हमें अच्छा रिसर्च पेपर हमको जाने के नई अब पहले चीज़ें नहीं थी, अब नई चीज़ें हमको डाटा देना पड़ता है, हमको जियो क्रोनोलॉजिकल डेट देना पड़ता है। हमारा जियोलॉजी डिपार्टमेंट मेनली हम लोग रॉक पे काम करते हैं, तो हम लोग को डेटिंग करनी पड़ती है। और डेटिंग करने का बहुत महंगा चार्ज है, बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो इस PM फेलोशिप से मिलने का हमको ये बेनिफिट 2 लाख हमको कॉन्टीजेंसी मिलती है पर एनम, और हमको 70 से 80 हज़ार रुपया पर मंथ मिलेगा, जिसका हम पूरे अपने रिसर्च कार्य के शोध की गुणवत्तापूर्ण बढ़ाने का कार्य हम लोग करेंगे। और विदेशों में बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो हैं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाफेनियम वगैरह की डेटिंग हमारे अभी इंडिया में पॉसिबल नहीं है, तो हमें विदेशों से मदद लेनी पड़ती है। तो इस फेलोशिप में इतना हमें पर्याप्त पैसा मिल जाएगा कि हम विदेशों से अपना डाटा एनालिसिस करा करके अपने शोध कार्य को और अच्छी क्वालिटी देंगे, उससे गुणवत्तापूर्ण बढ़ा करके हम अच्छे से अच्छे जर्नल में अपने पेपर को प्रकाशित करने का कार्य करेंगे। अच्छा, और अगला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि बहुत तारीफ़ हो गई जी, इतना बढ़िया पब्लिकेशन सेल हम लॉन्च करेंगे, सब अपने रिसर्च को पब्लिश कराएंगे, योगदान देंगे, आगे बढ़ेगी देश। तो ये स्कॉलरशिप पाने का तरीका क्या है, कैसे हम इसको ले सकते हैं अपने योगदान में? जैसे ये स्कॉलरशिप जो हर साल आती है, साइकिल्स में आता है, तो इस साल साइकिल 10 में हम लोगों ने अप्लाई किया था। तो उसके बाद क्या होता है, जब आप अप्लाई करोगे तो हमारे BHU के जो PMRF कोऑर्डिनेटर हैं, मौसमी मैम, जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर है इस समय, तो वो ये सब डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क देखती हैं। अच्छा। तो उनको आपको अपना डॉक्यूमेंट्स जितना है, उसके बाद रिसर्च प्रपोजल आपको एक बना के, उसके बाद आपको अपना CV, उसके साथ जितना आपका एजुकेशनल डिटेल्स है वो आपको मेल करना होता है। सब कुछ बैकग्राउंड आपको ईमेल करना होता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है डॉक्यूमेंट के साथ।
अच्छा, सिंपल शब्दों में हमने कुछ गूगल पे पढ़ा तो लोग बोल रहे थे कि गूगल बाबा बोल रहे थे कि 8 CGPA चाहिए होगा इसके लिए आपको मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में, मतलब पूरा मिला करके। पीएचडी जो कोर्स वर्क होता है, पीएचडी कोर्स वर्क में 8.5 CGPA से ऊपर जिसका रहेगा वही अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ये CGPA की बाध्यता उस बच्चे के लिए ख़त्म हो जाती है जो डायरेक्ट चैनल से एंट्री लेता है। देखिए, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप जो है वो 2 माध्यम से, एक लेटरल एंट्री होती है, एक डायरेक्ट एंट्री होती है। तो लेटरल एंट्री में हमें CGPA की बाध्यता है, 8.5% CGPA रहेगा तभी हम फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। डायरेक्ट एंट्री में जो JRF में जिसकी 100 रैंक के अंदर आता है उनके लिए ये 8.5% CGPA की कोई बाध्यता नहीं है, वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो फॉर्म डिक्लेयर होता है इसका किस महीने में फॉर्म निकलता है इसका? ये 2 टर्न में आता है, एक जुलाई में आता है और एक दिसंबर में आता है। एक साल में 2 बार प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप का हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, और ये वही स्टूडेंट कर सकते हैं जो अपना PhD ज्वाइन किए, उनको 1 साल के अंदर, जो 1 साल के अंदर वाले ही बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये क्राइटेरिया है। नहीं तो इसमें भी आपने 2 चीज़ें बताई कि CGPA मान्य भी करता है और 1 साल के अंदर ही कर सकते हैं। तो जब रिज़ल्ट आ जाएगा CGPA का उसके बाद ही तो कर पाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल, रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद हम कर पाएंगे। तो हमारे यहाँ PhD कोर्स वर्क होता है तो 1 सेमेस्टर में हम लोग का 1 सेमेस्टर हो जाता है 6 महीने के अंदर, और 1 साल के अंदर अप्लाई करना होता है तो हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद कर सकते हैं, इसको ऐसे समझें। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और भी कुछ खास है इसमें भैया? तैयारी वैयारी कुछ पेपर वेपर देना पड़ता है? इसमें प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप हम लोग को मिल गया, इससे थोड़ी सी हम लोग की और जिम्मेदारी भी बढ़ गई। इसमें यह भी एक है कि हम अगल बगल कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, ITI है, वहाँ जा कर के हम लोग को पर वीक 1 घंटे क्लास लेनी होगी। पर सेमेस्टर 25 घंटे हम लोग को पढ़ाना होगा, ताकि हम लोग और भी अन्य जो है अगल बगल जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं वहाँ हम लोग अपने चीज़ों को अपने बता सकें, कुछ और भी अच्छी चीज़ें वहाँ के बच्चों को जो दे सकें हम। तो हमें पढ़ाना भी है, हम 1 साल में 50 क्लास भी वहाँ जाके लेनी है बाहर। अच्छा, आप मास्टर्स कब पूरा किए थे यहाँ से? मास्टर हम यहाँ पे मेरा कंप्लीट 18 में हुआ था। हम लोग का UG PG यहीं BHU से ही है। PhD कब स्टार्ट किया आपने? PhD हमने पिछले साल स्टार्ट किया। पिछले साल स्टार्ट किया, मतलब 1 साल के अंदर ही है आप लोगों को अंदर मिला है। जी जी बिल्कुल। तो सर कुछ और भी बताने की ज़रूरत है? कुछ और बोल रहे हैं आपके दोस्त? बोलना यही चाह रहे हैं कि ये इनिशिएटिव जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया था काफ़ी मददगार है देश के लिए, और शोध छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा माहौल है, बन गया है, जिससे हम अपना काम अच्छे से कर सकें, गुणवत्ता बढ़ाएं और देश के लिए कुछ काम करें, और ख़ासकर यूनिवर्सिटी के लिए भी काम करें। बहुत अच्छा ये इसमें 2 नाम आ रहे हैं, मतलब इस स्कॉलरशिप में तो PMRF है और एक और है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च स्कॉलरशिप फॉर डॉक्टोरल करके। तो ये दोनों अलग अलग हैं? नहीं, दोनों सेम चीज़, एक ही चीज़। अच्छा, हम लोग ChatGPT में सर्च करके कुछ मैटर निकाले तो वो बताया कि अलग अलग है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप सेम है। डॉक्टरल इसलिए वर्ड यूज़ किया कि PhD कोई डॉक्टरेट की पढ़ाई करते हैं। अच्छा, तो टॉपिक आप लोग का अलग अलग होगा सबका? क्या टॉपिक रखा है अभी आपने? मेरा टॉपिक है, मेरा हिमालय से रिलेटेड टॉपिक है। मुझे जैसे हिमालय का हम एक संक्षिप्त में बताना चाह रहे हैं कि जैसे हम इस समय हिमालय जो देख रहे हैं, पहले हिमालय वहाँ नहीं था, पहले वहाँ पे सी था, मतलब समुद्र था। और पूरा जो हमारा कॉन्टिनेंट है सब पहले एक यूनाइटेड था, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। जैसे आजकल हम देख रहे हैं अफ्रीका है, अमेरिका है, और अंटार्कटिका है, यूरोप है और ये एशिया है, सब पहले क्या था, एक यूनाइटेड कंटिनेंट था। ये जियोलॉजिकल हिस्ट्री में क्या हुआ, ये कुछ अर्थ के अंदर कुछ चेंजेज आए, ये क्या हुआ, अपने जगह से वो टूट करके कई 7 प्लेट में बट गए। तो हिमालय भी उसी टूटने के बाद का ही रिजल्ट है। क्या हुआ कि पहले इंडियन कंटिनेंट था, इंडियन कंटिनेंट पहले चाइना कंटिनेंट से, इसको यूरेशियन कंटिनेंट बोलते हैं, उससे टकराने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे एक बेसिन बना और बेसिन में क्या हुआ, हिमालय का जो सेडिमेंट आते हैं उसी में डिपॉजिट हुआ। उसमें डिपॉजिट होने के बाद वो क्या हुआ कि वो इन्फॉर्मेशन हमको देगा सेडिमेंट की, पहले हिमालय के अंदर क्या हो रहा था, क्या क्या चीज़ें हो रही थी, उसी के बारे में हमारा शोध है। अभी अफ्रीका में एक न्यूज़ चल रहा है कि दरारें पड़ रही हैं वहाँ पे, क्या हो रहा है वो कुछ बताएंगे? वो प्लेट टेक्टोनिक प्लेट, हम पहले बताया कि पहले सारे कंटिनेंट यूनाइटेड थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब वो तो अलग हो गए, होने के बाद अब छोटे छोटे प्लेट में मारा हुआ है, अब वो भी टूट रहा है। उसमें पृथ्वी के अंदर कोई एक्टिविटी चल रही है, उसके वजह से वो ब्रेक हो रहा है। तो लोग कह रहे हैं वहाँ पे एक सी डेवलप कर जाएगा और वो अलग हो जाएगा कट करके। ये बात सही है। वहाँ पे
कि वहाँ पे जैसे जैसे प्लेट अलग होंगे बीच में सी बनना स्टार्ट हो जाएगा। वही हमारा हिमालय, वही उसी का पहले हिमालय और इंडिया के बीच में जो था, बीच में वहाँ पे सी था। अच्छा, उसको 33 सी के नाम से जानते हैं। अच्छा। और भाई साहब कुछ और भी पूछना चाहिए? जी, पूछना चाहिए कि ये जो स्कॉलरशिप है, इससे पहले जूनियर्स जो हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो इस चीज़ को कैसे, मतलब वो जो आ रही है नई जनरेशन, उसके लिए आप कुछ गाइडेंस देना चाहें? गाइडेंस यही देना चाहेंगे, पहले तो हम एक छोटी सी कहानी के बारे में बताएंगे। पहले इंडिया में क्या था कि लोग विदेशों में भाग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंडिंग की प्रॉब्लम है। फंडिंग का प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ के लोग विदेश चले जाते हैं। अब ये क्या होगा कि ये PM फेलोशिप जो 2018 के बजट में स्टार्ट हुआ, इससे क्या फ़ायदा हो कि यहाँ के जो यंग माइंड है वो भी काफ़ी उत्सुक है रिसर्च करने के लिए। फंडिंग की वजह से नहीं करता है, लेकिन वो भाग जाते हैं यहाँ से। जैसे ये फंडिंग स्टार्ट हुआ ये 2018 के बाद, 2018 के बजट में, अब यहाँ के लोग काफ़ी उत्सुक होंगे, रिसर्च करेंगे और ये अपकमिंग जनरेशन के लिए काफ़ी मददगार होगा। काफ़ी ये हमारा देश कुछ मेक इन इंडिया के थ्रू, पहले मेक इंडिया के थ्रू ये 2018 में ये स्टार्ट हुई और अभी इसमें मैं पढ़ा जितना, तो 2022 में इसका एक रिज़ल्ट आना शुरू हुआ। तो क्या आप उन शुरुआती बच्चों में से हैं जिन्हें ये मिला है स्कॉलरशिप? हाँ, BHU में से हम लोग अपने डिपार्टमेंट से पहले, इसके पहले भी एक बार मिल चुका है पिछले साल, लेकिन इस बार हम लोग डिपार्टमेंट से 3 लोगों को हुआ है, एक फिजिक्स से हुआ है। और रिकमेंडेशन क्या इसका कुछ वर्क करता है? कैसे कोई हम आपको रिकमेंड करेंगे, जैसे प्रोफेसर हूँ मैं आपको रिकमेंड किया तभी मिलेगा कि किसी को भी मिल जाता है? नहीं, ये पहले तो अब हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, गवर्नमेंट को पसंद आ रहा है कि नहीं। दूसरा चीज़, ये रिकमेंड हमारे गाइड, जैसे हमारे गाइड हैं प्रोफेसर RC पटेल है, उनके रिकमेंडेशन से कि हुआ है हम लोग का। रिकमेंडेशन से हुआ है। तो भैया बस ये इन्फॉर्मेशन हम लोग इसलिए देना चाहते थे ना कि एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल जाए कि ये जो फेलोशिप योजना है कब भरते हैं, साल में 2 बार भरते हैं, और इसका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है? नहीं, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं। तो कौन सा टॉपिक लेकर के हमें वहाँ पे खुश करना पड़ता है कि हमें ये योजना मिल जाती है, लाभ उठाते हैं? देखिए, टॉपिक तो सबसे पहले आजकल कोई भी हम शोध विषय है वो महत्वपूर्ण इस समय वह हो जा रहा है जो कि डायरेक्ट हमारे सोसाइटी को प्रभावित करे। आपका क्या है शोध विषय? मेरा शोध विषय है मेरा कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, जो पहले ये बड़ा आपातकालीन जिला माना गया, वो वहाँ पे भूखमरी वगैरह बहुत होता था। तो मेरा जो टॉपिक है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, वहाँ ग्रेनुलाइट्स रॉक पे मेरा काम चल रहा है। एक्चुअल में हमको थोड़ा सा मैं आपको बेसिक आइडिया दे दूँ उसका, कि हमारा जो पृथ्वी का जो 3 लेयर में है, क्रस्ट, मेंटल, कोर में बटा है। तो जो मेरा ग्रेनुलाइट रॉक है उसको क्रिस्टल रॉक भी कहते हैं। तो उस ग्रेनुलाइट रॉक की मदद से हम पूरे अर्थ के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी हम बता सकते हैं कि क्या प्रेशर टेम्परेचर रहा होगा, क्या अंदर इकोनॉमिक्स मिनरल रहे होंगे। तो और जो कि मुझे जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में जो मुझे मिला है पत्थर, वो अभी तक उसमें कुछ ऐसे अनयूजुअल कंपोजिशंस मिले हैं जो अभी तक इंडिया में आज तक अभी तक वैसा रॉक टाइप नहीं मिला है। और वो ये जो मैं उस जिस तरह का मुझे मिला है वो साकिना रिवर है, जिसको साकेनाइट्स रॉक के नाम से जानते हैं, मेडागास्कर में मिला है। तो अगर मैं अभी कभी काम में उस पर कर रहा हूँ, कुछ दिनों में अगर मैं उसको प्रूफ कर दूंगा तो ये मालूम चलेगा कि हमारा जो है ये एविडेंस है। जैसे कि मैं ईस्टर्न घाट मोबाइल बेल्ट है, मैं वहाँ काम करता हूँ, तो उसमें अंटार्कटिका से ये मालूम चलता है कि हमारा पहले जो अभी बताया इन्होंने कि बहुत सारे पहले एक हमारा मास टूट कर अलग अलग कॉन्टिनेंट बने, तो उसका एक बहुत अच्छा ये प्रूफ होगा कि हमारा ईस्टर्न घाट मोबाइल बेल्ट जो है वो ऑलरेडी एक अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ था। ये पत्थर जो वहाँ भी मिल रहा है, उधर मेडा उस साइड भी मिल रहा है, ईस्टर्न अंटार्कटिका में मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ फाइंड आउट कर ले रहे हैं तो ये भी एक अच्छा प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारा जो है पहले आपस में जुड़े थे, तभी इस तरह का कंपोजिशन वहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है। रिसेंट एग्जाम्पल अफ्रीका में देखने को तो मिल ही रहा है। हाँ जी। तो मैं अभी और आने वाले जो भी स्टूडेंट हैं जो मास्टर्स कर रहे हैं उनके लिए भी मेरा एक संदेश है कि अगर वास्तव में रिसर्च उनको करना है तो अभी से एक रिसर्च माइंड डेवलप करके और अपना अच्छे से PhD में उन्होंने एडमिशन लें, क्योंकि एक बाध्यता है भी 8.5 CGPA के ऊपर होना चाहिए। अच्छे से अपना कोर्स वर्क करें और निश्चित रूप से यह फेलोशिप जो है हम लोग को अपना अच्छे से अच्छे रिसर्च क्वालिटी डेवलप करने में मदद करेगी। और इसके लिए विशेषकर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको रकम के तौर पे छात्रों को दिया जा रहा है, काफ़ी अच्छा यूटिलाइज हो सकता है। जी जी बिल्कुल। और इसको ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं कि कुछ और भी तरीका है अप्लाई करने का? नहीं, इसमें हम लोग को एक लिंक मिलता है PMRF पोर्टल के थ्रू, इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं अपना सारा CV, अपना प्रोजेक्ट डाल करके
और सभी रिसर्च स्कॉलर अप्लाई कर सकते हैं? जिसका अभी हमारे मित्र ने बताया कि जिसका रिकमेंड होता है। रिकमेंड होता है 1 साल के अंदर पीएचडी जो ज्वाइन किए हैं। अच्छा, क्राइटेरिया है ये 8 CGPA और 1 साल के अंदर 8.5 CGPA 8.5 CGPA 8.5 CGPA से ऊपर हो और पीएचडी हमारी ज्वाइनिंग 1 साल के पहले हो। 1 साल के बाद कोई हम लोग इसको अप्लाई नहीं लोग कर बोलते हैं भैया कि नंबर डिसाइड नहीं कर सकता आपका फ्यूचर, लेकिन आज डिसाइड कर सकता है नंबर आपका जैसे फ्यूचर ना। इन्होंने कहा कि नंबर नहीं डिसाइड करता, इस पे क्वेश्चन एक आया, ये जो जूनियर बच्चे हैं यूजी, मान लीजिए यूजी में ही उनका मन भर जाता है कि यार इससे आगे पढ़ाई नहीं करनी है, या पीजी के बाद मन भर जाता है, तो उनके लिए जॉब के क्या ऑप्शन है और यहाँ पे कैसा प्लेसमेंट होता है? यहाँ तो जियोलॉजी डिपार्टमेंट में जैसे कि हम सभी जानते हैं प्लेसमेंट के बहुत अच्छे चांस है। भूगर्भ विज्ञान जो है यहाँ ONGC, कोल इंडिया, इंडियन साइंस, वेदांता हर साल ये इस डिपार्टमेंट में आकर के यहाँ से बच्चों को लेके जाते हैं और अच्छे पैकेज पे अच्छा पैकेज उनको दिया जाता है। तो हमारे यहाँ से प्लेसमेंट का भी बहुत अच्छा, ऑन कैंपस प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा। कितना पैकेज दे रहे हैं वैसे ONGC जैसे? करीब 25 लाख रुपए का प्लेसमेंट पर एनम दिया जा रहा है इस समय। ग्रेजुएशन के बाद ही ये सब? पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद? ग्रेजुएशन के बाद कुछ ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता? ग्रेजुएशन के बाद से ऐसा कुछ नहीं है। और सरकारी जॉब अगर कोई इस सब्जेक्ट से पढ़ करके करना चाहे तो उसको कौन कौन सी पोस्टिंग मिलेगी, कैसे कैसा पद मिलेगा? इस बहुत अच्छे UPSC जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भू GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में यहाँ के बच्चे मास्टर करके, मास्टर के जो लास्ट है वो भी दे सकते हैं। और इस अभी 242 सीट इस समय आई है। अभी 15 दिन पहले प्री का रिजल्ट भी आया है। तो बहुत सारे लगभग 30-35 लड़के यहाँ से GSI प्री क्वालिफाई किए हैं। प्री क्वालिफाई किए हैं। 25 जून को मेंस भी होना है। तो अभी जस्ट इसके पहले वाले भी यहाँ के बहुत सारे बच्चे GSI फाइनल रिजल्ट भी निकाले हुए हैं। तो गवर्नमेंट जॉब भी अभी यहाँ माइनिंग इंस्पेक्टर का भर्ती थी बिहार में, यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जी। तो भूजल जितने ग्राउंड वाटर हैं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, भूजल, सारी की सारी यहाँ जियोलॉजी के बच्चे अप्लाई करते हैं और गवर्नमेंट जॉब लेते हैं। अच्छा, पता है भैया, लोगों को ये मालूम है कि BHU बहुत ही बढ़िया संस्था है और आप हमसे अभी तक इतने देर हिंदी में बातें कर रहे हैं। जी। तो लोगों को कहना है कि क्लास में क्या हिंदी में पढ़ाया जाता है कि इंग्लिश में पढ़ाया जाता है? अंदर लेक्चर कैसे चलते हैं? हम बिहार से हैं तो क्या हम कोऑपरेट कर सकते हैं अंदर? हमें समझ में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं जी, ऐसा कभी लैंग्वेज की ये तो मैं बहुत अच्छा हमारे यहाँ एनवायरनमेंट है। हिंदी इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है। चूँकि BHU है, ये महामना की सोच भी थी कि गाँव के गरीब वर्ग मेधावी बच्चे वहाँ आएँ। तो यहाँ इस तरह के फैकल्टी ने हमें एनवायरनमेंट भी बनाया हुआ है कि इंग्लिश ऐसा नहीं कि बहुत कंपलसरी है कि यहाँ इंग्लिश ही लैंग्वेज हो। यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्सअप करके अच्छे से क्लास में पढ़ाया भी जाता है, सबको समझ में भी आता है। आपको लगता है बोर कर दिया हमने ना? नहीं, जो अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। हमारे सर दोनों हमारे सीनियर हैं। आप इतना दूर से मेहनत करके आप सो करके रूट करके आए थे क्या भैया? नहीं, झूठ नहीं बोलिएगा। नहीं, छोटा भाई हूँ मैं। थोड़ा गंभीर रहते हैं हम लोगों में। इतनी बातें सुनी आपने, तो कुछ इस पे कहने का कुछ चाहते हैं कि कुछ भूले हो या फिर कुछ हमें और भी ऐड करना हो इसमें? जितना इन्फॉर्मेशन दिया, जैसे ये तो हमारे सीनियर है दोनों सर, तो इन्होंने तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया और जो भी डिटेल्स था उनका, तो ये हमारे सीनियर हैं आपके? रैगिंग वैगिंग नहीं लेते कभी सीनियर? नहीं, एकदम कोऑपरेटिव है, हम तो साथ में रहते हैं। पता है भैया, आज मैं अपने डिपार्टमेंट गया तो मुझसे कोई लड़का पूछा कि ये कौन है, तो वह कि मैं जूनियर हूँ। तो मेरा जो बैचमेट था पहले, वो 2nd ईयर में है, मैं 1st ईयर में हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है कि रैगिंग ले लूँ मैं, तो वो बोलता है कि ले पाओ तो ले लो। ऐसा कुछ नहीं, रैगिंग वैगिंग नहीं होता, कैंपस साफ सुथरा है। परिसर का माहौल बहुत ही अच्छा है। और कभी मुझे आए 10 साल हो गए इस विश्वविद्यालय में, और 10 सालों में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे रैगिंग और ये सब नहीं। यहाँ सीनियर जूनियर का बहुत अच्छा कॉपरेशन भी होता है। और हमें लगता है अब जाएंगे भी नहीं आप। चलिए, सब आशीर्वाद रहे बाबा भोलेनाथ की नगरी में हम लोग रह रहे हैं। और वैसे एक चीज़ बता दें कि हम गए थे वहाँ गुजरात में, तो वहाँ देखिए मैं अपने सीनियर्स को, जो मैं 2012 में मेरा BHU में एडमिशन में लिया, 2009 बैच के वहाँ सीनियर मिल गए। और जब मैंने उनसे बातचीत किया तो कहे कि मैं 2009 में BHU में पढ़ता था। तो बस इसलिए कि BHU में पढ़ता था तो वहाँ उन्होंने पूरा एकोमोडेशन की व्यवस्था किया, वहाँ रहने की व्यवस्था किया। इतना अच्छा, जिस सीनियर्स में मिला नहीं हूँ, केवल इस BHU संस्था के नाम पर मुझे इतनी वहाँ मदद की गई। तो सोच लीजिए कि ये कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, कितना अच्छा परिसर है। ये रैंकिंग मुक्त, यहाँ कोई ऐसी रैंकिंग की शिकायत कभी नहीं। सुन रहे हैं कि नहीं ये बात पहले आप? हाँ, ये अब स्कॉलरशिप मिले, हजारों मिले, चाहे जो मिले, खर्चा इन्हीं से करवाना है, ठीक है? क्योंकि इन्होंने अपने सीनियर से खर्चा करवाया है। लिगेसी रहनी चाहिए। जी। एक लिगेसी है BHU की कि BHU के सीनियर जहाँ पे खड़े हो गए वहाँ जूनियर को जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग भी तो जूनियर है ना भैया, कहीं भी मिलेंगे हम लोग फिर से। चलिए, अरे भैया की मिठाई खाने का मौका मिला हम लोगों को, सबसे बड़ा सौभाग्य तो यही है।
वो जो आप लड्डू खिला रहे थे क्या? नहीं नहीं नहीं, वो जब पहले दिन आए थे भैया से मिलने तो उन्होंने नहीं खिलाया। अभी और अकेले अकेले सौभाग्य नहीं उठाते, हम लोग भी हैं अभी। नहीं नहीं बिल्कुल, अभी आप हम इसके बाद अभी मिठाई आपको ज़रूर खिलाएंगे। भैया से पूछ लेते हैं कि ये आपका शोध का विषय क्या है? हम तो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में कर रहे हैं। ज्योग्राफी वाले में क्या? नहीं, यहाँ जियोलॉजी डिपार्टमेंट में। जियोलॉजी में भी। हाँ। अच्छा। रिमोट सेंसिंग का तो भविष्य काफ़ी उज्जवल है। इसमें तो मतलब आगे का जो आपका है भविष्य में इसका बहुत अच्छा उपयोग है, क्योंकि ये एक अप्लाइड सब्जेक्ट है। तो आप जिस फील्ड में भी काम करोगे उस फील्ड में इसका यूज़ होगा एज ए टूल। रिमोट सेंसिंग में तो जैसे बोलते हैं डिप्लोमा वगैरह भी कर सकते हैं। हमारे अपने यहाँ होता है जियोग्राफी डिपार्टमेंट में है डिप्लोमा, ज्योग्राफी पीजी डिपार्टमेंट। डिप्लोमा। बहुत महंगा है, 60,000 रुपये। 60,000 रुपये। कितना कारगर है वो? उसके मतलब पूरी डिग्री करने के बजाय डिप्लोमा कितना कारगर है करियर बनाने के? डिप्लोमा तो वैसे मैंने किया नहीं, जैसे हमारे सीनियर लोगों ने 1-2 किया है, तो उस हिसाब से आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे आपको जो सॉफ्टवेयर हैंडल करना है वो आप समझ जाओगे, सीख जाओगे। ऐसे आप नया जाओगे रिसर्च में तो आपको पहले 1 साल तो सॉफ्टवेयर सीखने में लग जाएगा, हैंडल करने में लग जाएगा, चीज़ों को समझने में लग जाएगा। तो अगर आप पीजी डिप्लोमा किए हैं तो आपको ये सब करने में आसानी हो जाएगी, आसानी हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। आप लोगों को हॉस्टल, लेकिन ये हॉस्टल में लोग बोलते हैं एचआरए बहुत ज़्यादा कटता है रिसर्च स्कॉलर का, ये कम क्या करना चाहिए ना इसको? हाँ बिल्कुल, एचआरए भी बहुत कटता है और इसको मतलब इसकी नीड है क्या? 7,000, 8,000, 12,000, मेडिकल साइंस में 12,000, क्या इसकी ज़रूरत है बीएचयू काटने की? 12,000, 8,000, 7,000? देखिए, अगर ये हमें एक फेलोशिप के नाम पे मिल रहा है तो फेलोशिप के नाम पे मिले तो हम पूरा का पूरा रिसर्च में यूज करें, मालूम चले कि हम अपना एकोमोडेशन में 8,000 10,000 दे रहे हैं, तो ऐसे ही हमारा रिसर्च के लिए और ऐसे ही कम पैसा है और भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तब क्या एक चीज़ों को, एक इनिशिएटिव प्रधानमंत्री ने लिया, दूसरा इनिशिएटिव बीएचयू को लेना चाहिए रिसर्च स्कॉलर के लिए। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप में कोई एचआरए नहीं कटता है, कोई एचआरए इसमें कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं है, किसी प्रकार का एचआरए नहीं। पूरा का पूरा धनराशि आ जाता जी, है। पूरा का पूरा धनराशि आ करके हम अपने शोध कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये कहानी थी दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज़ से। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। और भैया हमने कुछ गलत तो बातें नहीं की। आप लोग भगवान समान है, बहुत सीनियर हैं, पता है। लोग बोलते हैं कि प्रोफेशनल वे में कभी भैया नहीं बोलना चाहिए, भाई साहब करके बात करना चाहिए, हाँ सर, या फिर कुछ ऐसा, लेकिन अपना व्यवहार है। अभी हम स्टूडेंट हैं यहाँ, बीएचयू की लेगेसी है ऐसी। मैं 15-20 मिनट से हम लोग आपसी बात कर रहे हैं, लेकिन कभी अपवर्ड नहीं लगा। और ये आत्मी जो आपने क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, आप सब लोगों ने पूछा, इससे एक आत्मी लगाव लग रहा है कि हम एक कैंपस में इंटरव्यू दे रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और ये मैं आप लोगों को अपनी तरफ से धन्यवाद भी देता हूँ कि आप लोगों ने एक सौभाग्य हमको भी दिया और एक दूसरे से सीखने को ऐसे ही मदद मिलेगी। दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज़ से। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।